गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें 3 यूनिट, पहला का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, दूसरा का नाम है मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन तीनों यूनिट से बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो अल्टरनेटिंग करंट को देखेंगे और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इन तीनों यूनिट से 24 मार्क्स पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिए और साथ ही साथ कॉपी कलम निकाल के इसको नोट भी कीजिए एक एक क्वेश्चन को। तो पहला जो हमारा यूनिट होगा वो होगा हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। दूसरा यूनिट का नाम है मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स और तीसरा का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तीनों एनसीईआरटी का यूनिट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से मार्क्स पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल को वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 4 ऑप्शन दिया है। कॉइल के समतल में होता है, कॉइल के समतल के लंबवत होता है, कॉइल के अक्ष के साथ किसी भी कोण पर भी हो सकता है, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉइल के समतल के लंबवत होता है। यानी एक का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि यदि किसी सर्कुलर कॉइल की रेडियस आर, नंबर ऑफ टर्न्स एन, यानी फेरों की संख्या, तथा इसमें आई करंट प्रवाहित हो तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम लोगों ने प्रूव किया था कि किसी सर्कुलर कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट इंटू एन आई बटे 2r होता है। तो म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या, आई प्रवाहित करंट है और आर को रेडियस कहा जाता है यानी सर्कुलर कॉइल का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बटे 2r, यानी 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 टेस्ला बराबर है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बी बराबर फार्मूला हो जाएगा फाई बटे एरिया। तो फाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी 1 टेस्ला बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका सही ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है वो होता है m t पर पावर -2 i पर पावर -1 होता है। तो इसी को i पर पावर -1 m l पर पावर 0 भी लिख सकता है, क्योंकि l पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, t पर पावर -2। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। तो 4 नंबर का मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 पैरेलल वायर्स में विपरीत दिशाओं में करंट प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर पहला ऑप्शन दिया है कि रिपल करते हैं यानी विकर्षित करते हैं, और बाकी बात दिया है अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स नहीं लगते हैं, करंट को नष्ट कर देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दूसरे को रिपल करते हैं। जब पैरेलल वायर में विपरीत डायरेक्शन में करंट प्रवाहित हो तो एक दूसरे को रिपल यानी विकर्षित करते हैं। तो 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आइए 6 नंबर, परमिएबिलिटी की डायमेंशन है। तो परमिएबिलिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है ml t पर पावर -2 और i पर पावर -2 होता है। तो ml t पर पावर -2 i पर पावर -2 यानी ऑप्शन बी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। आर रेडियस के सर्कुलर पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होता है वो होता है EV/R बटे 2। ई इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी और R रेडियस सर्कुलर पथ का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
R/2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लंबे सीधी धारावाही चालक से प्रवाहित तार से विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड 2 मिली टेस्ला है। तो यहाँ जो है हम लोग जानते हैं कि सीधी धारावाही चालक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड B बराबर होता है वो होता है μ0/4 पाई इंटू 2I/R होता है। तो B का जो मान है 2 मिली टेस्ला है, 2 इंटू 10⁻³ है, और इसका मान है 10⁻⁷ 2, और करंट का मान निकालने बोला है, और R का मान है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 बैठा सकते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या हुआ कैंसिल, तो 10⁻³ और ये आके क्या हो जाएगा बट्टे हो जाएगा, तो ऊपर जाकर भाग लग जाएगा, और ये ऊपर जाकर -1 बराबर I। तो I बराबर 7 में यानी 4 घट जाएगा, तो 10⁻³ यानी 1000 एम्पियर करंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर मैंने उसका कैलकुलेशन कर दिया है। इस फॉर्मूला से आप B और R का मान रख के I का मान आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहे सर्कुलर कॉइल के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड B है, यानी कोई सर्कुलर कॉइल है और उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, तो उसके जो केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है। मान लीजिए कि ये इस बिंदु पर B मैग्नेटिक फील्ड है। यदि इलेक्ट्रिक करंट को कांस्टेंट रखते हुए कॉइल की रेडियस को 2 गुना कर दिया जाए, तो हम लोग जानते हैं कि B बराबर μ0Ni/2R। तो रेडियस को 2 गुना कर दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी B/2 हो जाएगा। तो B/4 गलत ऑप्शन, 2B गलत, B/2 यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड B में स्थित M डायपोल मोमेंट वाले धारा पास द्वारा अनुभूत टॉर्क, तो टॉर्क यहाँ T लेकिन टाउ होना चाहिए, तो टाउ बराबर होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी M भी साइन थीटा होता है, तो साइन जो है क्रॉस में टूट जाता है, तो M क्रॉस प्रोडक्ट फैक्टर B हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एरिया A वाले एक सर्कुलर लूप के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड B है, यानी कोई सर्कुलर लूप है जिसके एरिया A है और उसका मैग्नेटिक फील्ड B है। लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो हो जाएगा 2BA μ0√A/पाई हो जाएगा। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, BA μ0, BA² पाई μ0, 2BA μ0√A/पाई, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग चार्ज उत्पन्न करता है, यानी यूनिफॉर्म एक समान वेग से गतिशील आवेश जो है उत्पन्न करता है। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, यानी बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। E/B का मान है L⁻⁻1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। E को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और B को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला होता है mL⁻⁻3I⁻⁻1, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है B का वो होता है m⁻²I⁻⁻1, mm कैंसिल, I⁻⁻ कैंसिल, L और ये ऊपर जाएगा प्लस, तो T⁻⁻1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। 1 टेस्ला कितने गॉस के बराबर है। टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट है और गॉस जो है वो सीजीएस यूनिट है, और 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है। कॉइल के फेरों की संख्या घटाकर, बिल्कुल गलत। मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाकर, बिल्कुल सही। कॉइल के एरिया को घटाकर, बिल्कुल गलत। प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ाकर, बिल्कुल गलत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाकर किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 नंबर बोला है कि गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में जो है शंट का व्यवहार किया जाता है ताकि जो गैल्वेनोमीटर में लगा हुआ इंडिकेटर है वो हाई करंट के कारण से टूटने से बचाने के लिए, ठीक है। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, रेसिस्टिविटी बढ़ाने के लिए, बिल्कुल दोनों ये सब गलत है। वो इंडिकेटर को टूटने से बचाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। एक गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस G है, मुख्य धारा 1% ही गैल्वेनोमीटर से प्रभावित हो, इसके लिए शंट, यहाँ शंट होना चाहिए, का मान होगा।
क्योंकि हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि यहाँ पर जो है तो ये शंट से रिलेटेड सवाल है और गैल्वेनोमीटर बराबर होता है फार्मूला, एक होता है एस बटे एस प्लस जी इंटू मुख्य करंट। ये तो आई जी जो है वो मुख्य धारा का 1% है, आई बटे 100 हो जाएगा और एस बटे एस प्लस जी इंटू आई। तो यहाँ पर आई क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन करने पर जो इसका एस आएगा वो आ जाएगा जी बटे 99 आ जाएगा। एस बराबर जी बटे क्या हो जाएगा, शंट का मान जो होगा वो जी बटे 99 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जी बटे 99, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज किया जाता है जोड़कर। तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा कि सीरीज कम्बिनेशन, यहाँ एस सी और पीसी, पी से पैरेलल और एस से सीरीज कम्बिनेशन में उच्च प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस प्रतिरोध। तो सीरीज कम्बिनेशन में उच्च प्रतिरोध के साथ इसको चेंज किया जाता है। तो 18 का जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी आमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा जो है वो बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ा माफ कर दिया, फिर से यहाँ दिखाइए। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ जो खाली है या फिर ऑप्शन देगा तो पैरेलल कम्बिनेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में आमीटर को जो है वो सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। किस कम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, सीरीज कम्बिनेशन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि आमीटर का रेसिस्टेंस होता है। तो आमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है, जो करंट मापने वाला यंत्र होता है, वो बहुत ही कम होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल में फेरों की संख्या बढ़ाने पर उसकी जो है धारा सुग्राहिता यानी करंट सेंसिटिविटी बढ़ाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर की कॉइल में फेरों की संख्या बढ़ाने पर, नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या अगर बढ़ा दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में जो धारा सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी, वो बढ़ जाता है। 24 नंबर है कि एक आदर्श आमीटर का रेसिस्टेंस 22 और यहाँ पर देखिए 24 क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। आमीटर का रेसिस्टेंस कम होता है, लेकिन जब वही आदर्श हो जाएगा आमीटर तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो 0 के बराबर हो जाएगा। जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो अनंत होता है, यानी इन्फिनाइट होता है। तो 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एक गैल्वेनोमीटर के डैश कर्व में एक बड़ा रेसिस्टेंस लगाने से यह वोल्ट मीटर में बदल जाती है। तो किस कर्व में लगाने पर, रेसिस्टेंस लगाने पर गैल्वेनोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर में बदल जाती है। तो ये जो है सीरीज कम्बिनेशन में, सीरीज कर्व में लगाने पर, श्रेणी कर्व में लगाने पर गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी मदद से की मेजरमेंट की जाती है या मेजर की जाती है। तो करंट का मेजर किया जाता है किसके द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो दोस्तों याद रखोगे 27 का क्या है कि गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी मदद से या वजह से करंट यानी विद्युत धारा को मापा जाता है। और एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज क्रम में एक बड़ा रेसिस्टेंस लगाने से यह वोल्ट मीटर में बदल जाती है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो अनंत होता है। आदर्श आमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है। गैल्वेनोमीटर की कॉइल में फेरों की संख्या बढ़ाने पर उसकी धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आमीटर का रेसिस्टेंस कम होता है और आमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कम्बिनेशन में, जबकि वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आइए हम लोग अब दूसरा यूनिट देखते हैं। दूसरा यूनिट है मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। आइए 28 नंबर कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट ओम, वेबर, टेस्ला, नन ऑफ दिस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वेबर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोल स्ट्रेंथ कैसा यूनिट होता है। तो पोल स्ट्रेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है दोस्तों एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 30, डायपोल मोमेंट का यूनिट है जूल पर टेस्ला, एम्पियर मीटर, जूल टेस्ला, एम्पियर पर मीटर। तो जूल पर टेस्ला डायपोल मोमेंट का एक अदर यूनिट है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है 31 नंबर की, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो किसी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन एस पोल से एन पोल की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एम डायपोल मोमेंट वाले मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड बी में उसके थीटा कोण से घुमाने या फाई, इसको फाई लिखने में मिस्टेक हुआ है, फाई कोण से घुमाने से किया गया कार्य होता है। तो एम डायपोल मोमेंट वाले मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में बी में थीटा या फाई एंगल से घुमाने में जो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर होता है वो होता है एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। इसका यह कॉस फाई सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलो, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी मैग्नेट के लेंथ के लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, कोई बात नहीं, अपरिवर्तित होगा। किसी मैग्नेट के लेंथ को लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मान चेंज नहीं होता है, बाकी बात सबका मान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, कोई बात नहीं। 34 है कि मैग्नेट की ज्योग्राफिकल लेंथ एल जी तथा मैग्नेटिक लेंथ एल एम में संबंध होता है। तो मैग्नेटिक लेंथ जो है ज्योग्राफिकल लेंथ का 84% होता है। कितना परसेंट होता है? 84% ऑफ ज्योग्राफिकल लेंथ। इसको कैलकुलेशन करने पर एल एम बराबर 5/6 एल जी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कई सेट में हम इस क्वेश्चन को बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेट के मिडिल पॉइंट से समान डिस्टेंस पर अक्षीय और निरक्षीय पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का अनुपात होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सियल और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन हो जाएगा μ0/4 पाई 2 m/r3, और जो इक्वेटोरियल पोजीशन में है μ0/4 पाई और m/r3। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, mm भी कैंसिल, यानी 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 1। तो 2 अनुपात 1 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन कि मैग्नेटिक डायपोल की एक्सियल लाइन पर मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है। यानी एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल लाइन में 1/r³ का समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यही ऑप्शन है 1/r³, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि एक रॉड मैग्नेट की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। एक रॉड है, एक रॉड मैग्नेट की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन को एक बार हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। कि एक रॉड मैग्नेट क्षण चुंबक की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट के पैरेलल होगा। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायपोल मोमेंट के पैरेलल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में किसी मैग्नेट को 90 डिग्री में घुमाने में किया गया कार्य। तो हम लोग जानते हैं W बराबर mb 1 माइनस कॉस थीटा। तो 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा? 90, यानी mb और 1 माइनस कॉस 90 का मान 0, तो 1 से इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 mb हो जाएगा। तो 0 mb/2 गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 MB है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए 39 देखते हैं। मैग्नेटिज्म के अस्तित्व का मूलभूत कारण है चार्ज की गति के कारण ही जो मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक गुण उत्पन्न होता है, यानी 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 40 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए देखते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती होता है। तो यह जो सीधा समानुपाती होता है वो मोमेंटम का सीधा समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 41 का मैग्नेटिक फील्ड का मान घटने से मैग्नेटिक नीडल का आवर्तकाल का मान बढ़ता है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का मान घटने से मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबक के सुई का जो आवर्तकाल टाइम पीरियड है टी का मान वो हमेशा बढ़ता है, यानी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये 42 नंबर देखते हैं हम लोग
यदि किसी सर्कुलर, यहाँ पर कॉइल होना चाहिए, कॉइल से 10 एम्पियर करेंट प्रवाहित हो, यानी करेंट का मान 10 एम्पियर दिया है, और टर्न्स की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 10, और रेडियस दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 हो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बराबर NI a, तो NI और a का मान पाई r² हो जाएगा। n का मान यहाँ पर 10 है, i का मान भी 10 है, गुना पाई तो कांस्टेंट है, और r का मान 0.1 का स्क्वायर यानी -2 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 43 है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड BH में यदि किसी मैग्नेटिक नीडल की फ्रीक्वेंसी n हो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का n² समानुपाती BH होता है, यानी इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आइए देखते हैं 44 नंबर। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक मैग्नेटिक नीडल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। नीडल अनुभव करेगी फोर्स एंड टॉर्क, ओनली टॉर्क, नन ऑफ दिस। तो मैग्नेटिक नीडल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में, तो नीडल जो अनुभव करेगा वो फोर्स भी अनुभव करेगा और टॉर्क भी अनुभव करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 44 का सही हो जाएगा। कुछ सब्सटेंस की μr 1 से कम होती है, तो जिसका μr 1 से कम होती है उसे कहते हैं डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी जो जाई होता है वो छोटा और नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव 0, तो नेगेटिव और छोटा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, छोटा नहीं दिया है। निम्न में किसकी μr अधिकतम होती है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी सबसे अधिक होता है। निकेल है, तो निकेल जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और 46 का सी हो जाएगा, और 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से, यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जो है, क्योंकि ध्रुव पर 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर 0 होता है, तो जब 90 से 0 की ओर जाएंगे तो एंगल ऑफ डीप यानी नमन कोण का मान क्या होगा, घटेगा, सीधी सी बात है, तो घटता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चुंबकीय नमन का मान यानी नमन कोण का मान 0 होता है, तो निरक्ष पर होता है, उसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। चुंबक के निरक्ष मैग्नेटिक इक्वाटोर पर जो है वो 0 होता है, एंगल ऑफ डीप यानी नमन कोण का मान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। धरती के मैग्नेटिक पोल पर यानी पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव पर है नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51। सब्सटेंस के प्रति यूनिट वॉल्यूम में निहित मैग्नेटिक मोमेंट उस बिंदु पर क्या कहलाता है, तो उस बिंदु पर जो है मैग्नेटाइजेशन चुंबकन कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन चुंबकन कहलाता है। सब्सटेंस के प्रति यूनिट वॉल्यूम में निहित मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय द्विध्रुव उस बिंदु पर क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजेशन। 52 है मैग्नेटाइजेशन कैसा यूनिट होता है, एम्पियर पर मीटर। क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। अगला क्वेश्चन है कि वैक्यूम की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो वैक्यूम का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, जाई होता है, वो 0 होता है। तो इस तरह क्वेश्चन को याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। 24 मार्क्स इन तीनों यूनिट को मिलाकर, अगला जो यूनिट है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लेकिन इन तीनों को मिलाकर सिर्फ ओनली 50 क्वेश्चन में आपको 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन को नोट कर लो, एक एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पॉज करके वीडियो को रोक के अच्छा से, ठीक है, आप इसको नोट कर लो और देख लो एक एक वीडियो को। अगला क्वेश्चन है 54। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना यानी EMI की घटना खोजी गई थी, तो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने खोजा था। तो यहाँ तो जोसेफ हेनरी है नहीं, लेकिन माइकल फैराडे जरूर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेंज लॉ रिलेटेड है, तो लेंज का नियम जो है वो एनर्जी संरक्षण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा यूनिट होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का यूनिट सेम होता है, और 4 ऑप्शन दिया है, कूलम, वोल्ट, ओम और हेनरी, चारों साइंटिस्ट का नाम है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेनरी। काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा यूनिट क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, हेनरी। अगला क्वेश्चन है कि किसी इंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक एनर्जी यानी मैग्नेटिक एनर्जी यू तथा इलेक्ट्रिक करंट के बीच संबंध है, तो यहाँ पर 1/I 1/I², और यहाँ पर I होना चाहिए, तो इसका सही संबंध है U I²। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन ही है, आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है। डी कहता है U यानी 1² नहीं I², तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, यानी U समानुपाती I²।
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत है। तो डायनेमो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है, एंड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 59, जब कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस यानी L बराबर 5 मिली हेनरी, तो 5 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा, और करंट का मान दिया है 2 एम्पियर, तो उससे फ्लक्स का मान होगा, तो फ्लक्स 5 बराबर हो जाएगा L × I। L का मान 5 × 10⁻³ और I का मान हो जाएगा 2, तो 5 दूना 10 × 10⁻³ यानी 0.0 क्या हो जाएगा 1 वेबर हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0.01 वेबर, एंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 5 बराबर L × I, L को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और I को करंट बोलते हैं। आइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में मेटल का गोला गतिमान कराया जाता है, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो है मेटल के गोला को या किसी मेटल का एलिमेंट को या मेटल को घुमाया जाता है, तो गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें कौन सी करंट उत्पन्न होता है, AC, DC, ED करेंट्स, एक्स्ट्रा करंट, तो ED करेंट्स उत्पन्न होता है, जिसे भंवर धाराएं कहा जाता है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी मेटल को गतिमान कराया जाता है तो उससे रिलेटेड ED करेंट्स का उत्पन्न होता है। 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच, जिसमें 3 यूनिट का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखे। अगला वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हो चुका है, कुछ क्वेश्चन ऑप्टिक्स का देखेंगे, या फिर AC को देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।